वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट में एक टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ आइडेंटिफाइंग एसेट्स फॉर इम्पेयरमेंट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें कब एसेट्स को इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना चाहिए और कब उनकी रिकवरेबल अमाउंट को मैयर करना चाहिए। तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि प्रैक्टिकल क्या ये है कि रिकवरेबल अमाउंट हर एसेट की हर ईयर एंड पर हर पीरियड एंड पर हम डिटरमिन कर रहे हो, तो इट इज़ यूजुअली नॉट प्रैक्टिकल टू डिटरमिन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एवरी एसेट। अब इसमें दो रीजंस हैं, एक तो टाइम कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि अगर आप वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन इन्वॉल्व होती हैं कि क्या क्या कैश इनफ्लोज होंगे, आउटफ्लोज होंगे, डिस्काउंट रेट्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, तो इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। दूसरी तरफ जो कॉस्ट कॉन्स्टेंट होती हैं कि अगर आप फेयर वैल्यू डिटरमिन करते हैं तो अक्सर आपको जो वैल्यूएशन के लिए टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है, अक्सर वैल्यूर्स को जो है अच्छी खासी उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। तो फेयर वैल्यू डिटरमिन करना भी जो है ना बार बार एक एसेट की और एवरी ईयर एंड पर मेजर करना, ये बाज़ औक़ात प्रैक्टिकल नहीं होता फॉर एवरी कंपनी। कुछ कंपनीज एनुअल रिवैल्यूएशन वगैरह यूज़ कर रही होती हैं लेकिन वो स्पेसिफिक एसेट्स पे कर रही होती हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से। आईएस 36 भी ये रिक्वायर नहीं करता कि हर एसेट को इम्पेयरमेंट के लिए हर पीरियड में आप टेस्ट करें। तो फिर आईएस 36 रिक्वायर क्या करता है? आईएस 36 ये रिक्वायर करता है कि एन एंटिटी शेल असेस एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड वेदर देयर आर एनी इंडिकेशन दैट एन एसेट में बी इम्पेयर्ड। यानी ईयर एंड पर सिर्फ ये असेस करें कि क्या कोई इंडिकेशन है, और अगर इंडिकेशन एग्जिस्ट करती हो तो फिर रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करें, और अगर इंडिकेशन एग्जिस्ट ना करती हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया लेकिन उससे बहुत सारा टाइम बच गया। हो सकता है आपके जो है ना 50 एसेट्स हों और आप जब इंडिकेशन को असेस करें तो सिर्फ दो एसेट्स ऐसे हों जिस पर आपको इंडिकेशन नजर आए, तो आपको सिर्फ उन दो एसेट्स की रिकवरेबल अमाउंट मालूम करनी है और बाकी 48 की नहीं करनी। इस रूल की एक एक्सेप्शन भी है और वो एक्सेप्शन ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, एन एंटिटी शेल आल्सो एनुअली टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट फॉलोइंग एसेट। यानी ये जो तीन एसेट्स अब हम पढ़ने वाले हैं, इनको इंडिकेशन के साथ भी इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है और उसके अलावा इनको एनुअली भी टेस्ट करना है। नंबर वन, इंटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, इंटेंजिबल एसेट हैविंग इनडेफिनिट लाइफ, और गुडविल। इन तीनों एसेट्स में जो कॉमन पॉइंट है, एक तो इनकी नेचर इंटेंजिबल है, दूसरा ये कि इनमें अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं हो रही, क्योंकि जो एसेट अभी तक अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं होता, जो डेवलपमेंट स्टेज में होता है, उसकी भी अमोर्टाइजेशन नहीं हो रही होती। जिसकी इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ होती है उसकी भी आईएस 38 के अंडर जो है ना अमोर्टाइजेशन नहीं हो रही होती, और गुडविल को भी अमोर्टाइज नहीं किया जाता। तो ये इन तीनों एसेट्स में कॉमन पॉइंट है कि ये तीनों नेचर वाइज इंटेंजिबल हैं और तीनों ऐसे एसेट्स हैं जिनकी अमोर्टाइजेशन नहीं हो रही होती। जब अमोर्टाइजेशन नहीं हो रही होती तो उनकी वैल्यू पे चेक रखने के लिए फिर एनुअल इम्पेयरमेंट की रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ने सेट कर दी। अब ये जो इंडिकेशन हमने पढ़ी कि इंडिकेशन एग्जिस्ट करती हो तो आपने रिकवरेबल अमाउंट मेजर करनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंडिकेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती? इसमें दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंटरनल सोर्सेज। कुछ जो स्टैंडर्ड में उसमें बताए हुए हैं, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और हम उन को कवर करेंगे जो स्टैंडर्ड में कवर किए गए हैं। तो एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में जो स्टैंडर्ड स्टार्ट करता है कि इन असेसिंग whether there is an indication an asset may be impaired, an entity shall consider as a minimum, यानी इसके अलावा भी फैक्टर्स आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एज अ मिनिमम ये इंडिकेशंस जो हैं आपने कंसीडर करनी है, जिसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में देर आर ऑब्जर्वेबल इंडिकेशंस दैट द एसेट्स वैल्यू हैज डिक्लाइन, यानी एसेट की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। अब वैसे तो एसेट जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसकी मार्केट वैल्यू डिक्लाइन करती है, लेकिन अगर इट इज डिक्लाइनिंग सिग्निफिकेंटली मोर देन वुड बी एक्सपेक्टेड, आप कहते हैं जी एक साल में इसकी वैल्यू 30% डिक्लाइन कर गई, इतनी ज़्यादा डिक्लाइन एक्सपेक्टेड नहीं था, तो जो नॉर्मल पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से नॉर्मल यूज से हो रहा होता है दैट्स फाइन, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा हो तो ये फिर एक इंडिकेशन है कि एसेट की इंपेयरमेंट हो गई है। Second, significant changes with an adverse effect on the entity have taken place during the period or will take place in the near future in the technological, market, economic, or legal environment in which the entity operates or in the market to which an asset is dedicated. तो लेट्स से कि एक कंपनी एक प्लांट चला रही है, पहले कंपनी उसको जो है ना 3 शिफ्ट में चला रही थी, 24 आवर्स वो चल रहा था, उससे अच्छे कैश फ्लो जनरेट हो रहे थे, इट वॉज फाइन। लेकिन अब गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ये पाबंदी लगा दी है कि आप 12 आवर्स से ज़्यादा उस प्लांट को नहीं चला सकते। जब उस प्लांट की कैपेसिटी 50% पर आ जाएगी तो उसके जो कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं वो लो हो जाएंगे, और कैश फ्लोज अगर लो हो जाएंगे तो इट मीन्स कि आपके कैश फ्लो लो होने से वैल्यू न्यूज़ कम होगी, वैल्यू न्यूज़ कम होगी तो इसका मतलब है रिकवरेबल अमाउंट कम हो सकती है और इंपेयरमेंट का चांस है। इसी तरह लीगल इन्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से फर्दर हम देखते हैं, तो लेट्स से कि कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अब इंप्लीमेंट कर दिए हैं न्यू लॉ के मुताबिक, जिसके मुताबिक हमारी प्रोडक्ट को पे ज़्यादा कॉस्ट आएगी जबकि उसकी सेल प्राइस में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, तो वंस अगेन हमारे नेट कैश फ्लोज अफेक्ट हो जाएंगे।
Market interest rates or other market rates of return on investment have increased during the period, or those increases are likely to affect the discount rate used in calculating an asset's value in use and decrease the asset recoverable amount materially. बेसिकली जितना ज़्यादा डिस्काउंट रेट होगा उतनी लो प्रेजेंट वैल्यू होगी, इसलिए अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इस बात का चांस होता है कि डिस्काउंट रेट्स बढ़ जाएंगे, और डिस्काउंट रेट्स बढ़ जाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, विच मीन्स वैल्यू इन यूज़, और वैल्यू इन यूज़ कम होने का मतलब है रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाएगी, एंड रिकवरेबल अमाउंट अगर कम होती है तो दैट मीन्स कि कैरिंग अमाउंट एक्सीड होगी और इंपेयरमेंट का चांस है. द कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ एन एंटिटी is more than its market capitalization. Market capitalization basically means के share price of one share multiplied by total number of share. यानी अगर पूरी कंपनी को मार्केट वैल्यू पर शेयर्स की मार्केट वैल्यू की बेस पर खरीदा जाए तो कितने की होगी. लेट्स से कि एक कंपनी का जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू जो है 20 है और उस कंपनी के 100 मिलियन शेयर्स हैं, तो 100 मिलियन इंटू 20 इट वुड मीन के जी 2000 मिलियन या 2 बिलियन उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है. अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट 2 बिलियन से भी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसके एसेट ओवर वैल्यूड है, यानी जो मार्केट उस पूरी कंपनी की पैसे लगा रही है नेट एसेट्स की वो लगा रही है 2 बिलियन, और जो कैरिंग अमाउंट शो हो रही है, जो बुक्स में वैल्यू शो हो रही है वो 2 बिलियन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि एसेट्स ज़्यादा वैल्यू पर शो हो रहे हैं और उनको इंपेयरमेंट के लिए चेक करना चाहिए. तो ये हमारे कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन थे जिनको हम इंपेयरमेंट के लिए एज अ मिनिमम चेक करते हैं, और फिर इंटरनल सोर्सेज को बेस बनाते हैं. तो एज अ मिनिमम हमने ये फॉलोइंग इंडिकेशन जो है इंटरनल सोर्स में कंसीडर करनी है. एविडेंस इज अवेलेबल ऑफ ऑब्सोलिसेंस और फिजिकल डैमेज, जैसे हमारी किसी जो है एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी जो प्लांट एंड मशीनरी में आग लग जाती है, तो ये हमारे पास एक एविडेंस है कि उसका फिजिकल डैमेज हुआ है या वो टेक्नोलॉजिकल वाइज जो है वो ऑब्सलीट हुई है, तो हमें उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी चाहिए. Similar way में significant changes with an adverse effect on the entity have taken place during the period or expected to take place in the near future in the extent to which or manner in which asset is used or expected to be used. For example, एक एसेट अब आपको लग रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है तो नए एसेट्स को आप यूज़ करते जा रहे हैं और ये जो एसेट पुराना है ये कम यूज़ होगा, ये फारिग पड़ा रहेगा, या आप अपने बिजनेस में कुछ ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हैं या रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं जिसके बाद सर्टन एसेट्स जो हैं वो कम यूज़ होंगे, या आप डिस्पोज करना चाहते हैं एसेट को एक्सपेक्टेड डेट से पहले क्योंकि उसकी जगह आप एक नया एसेट लाना चाहते हैं, या आप एक एसेट की यूजफुल लाइफ रीअसेस करते हैं कि वो अब फाइनेट है हालांकि पहले इनडेफिनेट थी, तो इट शोज़ कि उस एसेट की जो अमाउंट है रिकवरी की उससे जो कैश फ्लो आने की उस पर फ़र्क पड़ जाएगा. एक है कि जी इनडेफिनेट पीरियड तक कैश फ्लोज आने थे और अब आप कहते हैं जी सिर्फ नेक्स्ट 8 ईयर्स आएंगे, तो इसमें अमाउंट का फ़र्क पड़ेगा, कैश फ्लोज कम होंगे, वैल्यू इन यूज़ कम होगी, रिकवरेबल अमाउंट कम होगी, तो इंपेयरमेंट का चांस होगा. इसी तरह अगर आपको एविडेंस मिलता है इंटरनल रिपोर्टिंग से जिससे ये इंडिकेट होता है कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है एसेट की वो अब हो चुकी है या हो सकती है वर्स देन एक्सपेक्टेड, यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक एसेट से नेट कैश इनफ्लो होंगे 10 मिलियन के पर एनम, लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें वो 8 to 9 मिलियन की रेंज में है, तो इट शोज के एसेट के जो कैश फ्लोज हैं वो उतने नहीं हैं जितने आप उसके एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है और इसको इंपेयरमेंट के लिए टेस्ट करना चाहिए. तो ये हमारे एरियाज थे जिसको हमने जहन में रखना है जब हमने आइडेंटिफाई करना होता है एक एसेट को फॉर इम्पेयरमेंट कि क्या इसकी इम्पेयरमेंट करें या ना करें. इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन बाद औक़ात ये एक मेजर क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट ये भी होता है कि क्या इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.